हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस चैनल पर आप सभी को आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स जो है वो लगभग कंप्लीट भी होने वाला है और यहाँ पर फिजिक्स का क्रैश कोर्स भी आप लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। और फिजिक्स के क्रैश कोर्स में एक चैप्टर हम लोग पढ़ाई भी कर चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम था मापन यानी कि मेजरमेंट। तो इससे पहले के सभी क्लास को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपको बता दें कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बाकी के सभी क्लास के प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आज एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। और बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, 10 प्रैक्टिस सेट और 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ हमारे मोबाइल ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहां से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, पहले उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई आखिर भौतिक राशि क्या होता है। तो भौतिक राशि के बारे में पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है डिस्कशन किया भी था। और यहाँ पर अगर जो आपके काम का चीज, इस क्रैश कोर्स में कोई भी वो चीज हम लोग नहीं पढ़ाई करेंगे जो जहां से आपको क्वेश्चन न देखने को मिले। यहाँ से हम डायरेक्ट उसी पॉइंट को पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन देखने को सही में मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई आखिर भौतिक राशियां जो है ना वो कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियां आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार की होती हैं। पहला का तो नाम है अदिश राशियां, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, और दूसरा है सदिश राशियां, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी बोलेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि जो सदिश राशि है वो, ठीक है। अदिश तो सिंपल है, यहाँ से आप क्वेश्चन आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि भाई आखिर अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है। बात करेंगे अदिश राशि के बारे में यानी कि स्केलर क्वांटिटी के बारे में। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना, दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अर्थात आप ये भी बोल सकते हैं कि ये राशियां दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती है। अगर अदिश से क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे कि अदिश राशि वह राशि है जिसमें अगर आप दिशा का परिवर्तन भी कर देते हैं तो इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होती है, ठीक है। इन्हें अदिश राशियां कहते हैं, जैसे कि लंबाई है, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, तापमान, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अदिश राशियां कहलाएगा, ठीक है। अदिश राशि वो राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दैट मींस इंग्लिश में बोले तो मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होता है। जैसे भैया आप कहते हैं कि हमने काम किया, क्या बोलते हैं आप, हमने काम किया, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं कि इस कपड़ा का लंबाई 10 मीटर है, तो इसमें केवल 10 मीटर होगा, यानी कि 10 जो है ना यही इसका जो है परिमाण है। 10 क्या है, परिमाण है। और भैया ये क्या है, ये है आपका यूनिट यानी कि मात्रक है। तो इसमें दिशा का कोई बात नहीं होता है। अगर कपड़ा 10 मीटर है तो आप ये पूछेंगे कि बताओ किस दिशा में कपड़ा 10 मीटर है, उत्तर की दिशा में कि पूर्व की दिशा में, नहीं, ऐसा आप नहीं पूछ सकते हैं। आप बोलते हैं समय, समय भी अदिश राशि है, कहते हैं 10 सेकेंड 25। अभी आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भैया जो है अभी कितना बजा है, तो आप बोलेंगे 10 बजा है या फिर 12 बजा है या फिर 1 बजा है। तो आपसे तो ये नहीं ना पूछेगा कि बताओ 10 किधर के दिशा में बजा है, उत्तर के दिशा में कि पश्चिम के दिशा में, ये पूछना तो क्या हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा ये समझिए जो अदिश राशि होगी उसमें केवल परिमाण होगा यानी कि मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होगा। तो ये सारे के सारे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप,
घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, ये सारे के सारे होते हैं अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। इसमें केवल परिमाण होगा, डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समझते हैं सदिश राशि को। ठीक है, सदिश राशि भाई क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, और फिजिक्स के अंदर इसी का ज्यादा क्या है महत्व है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड एवं दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों ही आवश्यक होती हैं, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। और आप याद रखेंगे कि ये राशियां दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाती हैं। तो आप याद रखेंगे कि अगर वेक्टर क्वांटिटी में आप अगर दिशा को बदल देते हैं यानी कि परिवर्तित कर देते हैं तो उसके परिमाण पर भी जो है प्रभाव पड़ेगा, उसके कारण जो है इसके परिवर्तन हो जाते हैं, उसके परिमाण में भी क्या होती है, परिवर्तन होती है, और इसको हम सदिश राशियां कहेंगे। तो सीधा सीधा समझिए, वह राशि जिसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों चीज होगा उसको बोलेंगे सदिश राशि। अभी बहुत सारा डिटेल पढ़ाई करने वाले, भैया टेंशन मत लेना, आप कोई भी चीज मैं ऐसे समझाऊंगा ना कि आपको जरूर समझ में आएगा अगर आप क्लास ध्यान से देखते हैं तो परिमाण और दिशा दोनों होगा तो उसको बोलेंगे सदिश राशि। जैसे कौन कौन है सर, परिमाण सदिश राशि कौन है, तो विस्थापन है सदिश राशि, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, ये सारे के सारे जो है ना ये होते हैं सदिश राशि। जैसे बात किया जाए विस्थापन का, ठीक है, विस्थापन क्या है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या है, खड़ा है, और वो क्या करता है, पूरब के दिशा में वो क्या करता है, 5 मीटर चलता है। कितना मीटर चला भैया, 5 मीटर। तो उसके स्थान में कितना विस्थापन हुआ, उसके स्थान में कितना विस्थापन हुआ, बोलो भैया जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर उसके स्थान में पूरब की ओर, किसके ओर, पूरब की ओर 5 मीटर का विस्थापन हुआ, उसके स्थान में पूरब की ओर 5 मीटर का विस्थापन हुआ। तो यहाँ पर 5 मीटर क्या है, 5 मीटर है परिमाण, 5 मीटर क्या है, परिमाण, और ये पूरब क्या है, पूरब है दिशा, पूरब क्या है, दिशा है। तो आप देख सकते हैं कि विस्थापन जो राशि है भैया उसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, यानी कि कोई अगर विस्थापित होता है, एक अपना पोजीशन चेंज करता है, पहले आप यहाँ पे खड़ा थे ए पॉइंट पर और अब आप चले गए हैं इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर, तो आप जो बी पॉइंट पर गए हैं तो पहले पोजीशन के अनुसार या तो आप उत्तर में गए होंगे या तो दक्षिण में गए होंगे या तो पूरब या पश्चिम में गए होंगे। तो समझ में आ रहा बात है। तो ये 5 मीटर है परिमाण और आपने पूरब की तरफ 5 मीटर गया तो पूरब क्या है, यहाँ पर दिशा है। और इसी तरह से जितने भी आपके वेक्टर क्वांटिटी होते हैं यानी कि सदिश राशियां होती है, सब में क्या होता है भैया, दिशा होता है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होगा उसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। चलिए इससे महत्वपूर्ण चीजें और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण कौन सा चीज है, ज्यादा वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग सदिश का निरूपण यानी कि वेक्टर का नोटेशन जाने कि भैया आखिर सदिश राशि जो है ना उसको कैसे सूचित किया जाता है या फिर कैसे निरूपित किया जाता है। तो याद रखेंगे कि सदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर की नोक जिसे जो है ना बानाग्र कहते हैं, क्या कहते हैं, बानाग्र कहते हैं या फिर इसको एरो कहते हैं, सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। देखो भैया हमने यहाँ पर तीर लगाया था कि नहीं लगाया, एरो लगाया था कि, इसका मतलब इधर से पूरब की तरफ गया था। तो जो तीर है ना वो दिशा को क्या करती है, व्यक्त करती है, तथा तीर की लंबाई, किसकी लंबाई, तीर की लंबाई सदिश के परिणाम को व्यक्त करती है। तो हमने इसका कुछ ना कुछ लंबाई दिया था कि नहीं, बोला था कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना मीटर, 5 मीटर। तो ये 5 जो है ना वही क्या होती है, परिमाण होती है यानी कि मैग्नीट्यूड होती है। और याद रखेंगे कि सदिश ए को ए से निरूपित किया जाता है और या फिर कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, वेक्टर ए जिसको सदिश ए बोलते हैं, उसके ऊपर एरो लगा दिख जाएगा, इससे निरूपित किया जाता है यानी कि इसको सूचित किया जाता है। जैसे ये देख सकते हैं ये भी किसी वेक्टर को निरूपित कर रहा है, जो बानाग्र है, ये तीर जो है इसी से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को सूचित करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं आपको बोले कि भाई लिखो वेक्टर सी,
तो वेक्टर सी आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वेक्टर सी ऐसे, सी तो लिखना ही लिखना है और उसके ऊपर एरो लगा देना, तो ये कहलाएगा वेक्टर सी। ठीक है, ये जो एरो यानी कि तीर है ना, ये दिशा को दिखाने का काम करता है। आ जाओ अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें समझते हैं। क्या यहाँ पर समझने वाले हैं, सदिश राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग समझेंगे भैया आखिर शून्य सदिश यानी कि जीरो वेक्टर या इसी का दूसरा नाम होता है नल वेक्टर क्या होता है, यानी कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे ऐसा सदिश यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसकी दिशा अनिश्चित होती है और जो शून्य सदिश होगा उसका डायरेक्शन यानी कि दिशा हमेशा फिक्स नहीं होगा, अनिश्चित होगा और उसका परिमाण हमेशा कितना होगा, शून्य होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ए और बी बराबर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है, जैसे मान लो भैया यहाँ पर आप ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और आप क्या कर रहे हैं, एक बार क्या किए आप यहां से 5 मीटर गए इधर की तरफ, 5 मीटर गया तो वेक्टर ए यहाँ पर ये आप गया, ठीक है, आपने गया, फिर आप यहां से क्या करेंगे 5 मीटर फिर इधर की दिशा में आ जाएंगे, 5 मीटर फिर क्या करेंगे इधर की दिशा में आ जाएंगे, तो ये हो गया वेक्टर बी, इसको बोलेंगे वेक्टर बी। अब बताओ आपसे पूछेगा कि आपका परिमाणी वेक्टर क्या है, तो जितना गए उतना आए, तो ये दोनों अगर बराबर हो, ए और वेक्टर बी अगर बराबर हो और जब दोनों को घटाएंगे तो भैया आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो वैसा दो वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो यानी कि जीरो हो तो उसको शून्य सदिश कहते हैं। इसकी दिशा का कोई जो है फिक्सेशन नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है, याद रहेगा। दूसरा समझते हैं एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है। तो अगर अभी तो आप लोग भैया अगर लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए इतना क्वालिटी क्लास लेने के लिए, ठीक है। अब समझते हैं एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो जिसका अगर रिजल्टेंट जीरो मिले तो वो तो क्या है, जीरो वेक्टर है, और जिसका रिजल्टेंट 1 मिले उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर। जैसे वह सदिश जिसका परिमाण यानी कि जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है उसको हम एकांक सदिश कहते हैं। यदि ए एक सदिश है जिसकी दिशा ए की दिशा में है, जिसकी दिशा भी ए की दिशा में ही है, तब ए की दिशा में एकांक वेक्टर को 1 से लिखा जाता है और इसको इस प्रकार आप व्यक्त करते हैं, ए बराबर ए बट्टा ए। तो भाई बताओ ए बट्टा ए का क्या मतलब होगा, ए बट्टा ए का मतलब 1 होगा, यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो 1 है। तो जिसका रिजल्टेंट 1 हो उसको क्या बोलेंगे, जिसका परिमाण 1 हो उसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब ही होता है 1, एकांक का मतलब होता है 1 जिसका यूनिट हो, ठीक है। आ जाओ अब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वाला चीज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए सदिशों का योग यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब समझो भैया हम सदिशों का योग सीखने जा रहे हैं। सर जी आप अदिश का योग नहीं सिखाएंगे क्या, यहाँ पर तो अदिश राशि भी था सदिश राशि भी था, तो पहले तो अदिश का योग सिखा देते तब सदिश का सिखाते तो अच्छा रहता। तो बता दें आपको कि अदिश राशि का योग बहुत ही सिंपल होता है, इसको आराम से आप जोड़ सकते हैं। जैसे लंबाई है, ठीक है, योग अगर किया जाए जैसे लंबाई है तो 15 मीटर लंबाई का कपड़ा और 20 मीटर लंबाई का कपड़ा, इसका योग करना है तो इसको डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, ये हो जाता है 25 मीटर। तो सदिश का योग साधारण विधि से किया जाता है, इसको जोड़ने के लिए किसी विशेष विधि का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे आप 5-10 जोड़ते हैं ना भैया, उसी तरह से जोड़ सकते हैं। दूरी है 5 किलोमीटर आप प्लस 10 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 5-10 15 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब सदिश को जोड़ने के लिए हम साधारण, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 5-6 में या फिर 1-2 में ही बच्चे पढ़ लेते हैं, योग वैसे कर लेना है। तो इसके इसीलिए हम इस पर कोई ज्यादा बड़ा सा कंसेप्ट नहीं बनाए हैं। हम सीखेंगे सीधा सीधा सदिश का योग यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में याद रखेंगे कि क्या होता है, अदिश, आपको पहले अदिश का चर्चा कर देते हैं तो आप लोग घबरा जाएंगे। अदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियम के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया जाता है। जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसको साधारण बीजगणित के 5 + 2 7 होगा, 10 + 15
25 होगा, उस तरह से जोड़ा या घटाया जाता है। लेकिन याद रखेंगे कि सदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता है। इसको साधारण नियम से आप नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, तो भैया आखिर करते क्या है, आपको यदि दो सदिश यानी कि दो वेक्टर, एक तो ए दे देगा और एक बी दे देगा, एक ही दिशा में है, ये दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों सदिश का योग जो है ना, वो रिजल्टेंट जो वेक्टर मिलेगा वो a प्लस बी होगा। a प्लस क्या होगा, b होगा। अगर दिशा सेम है तब, दिशा में कोई बदलाव नहीं है तब, जैसे यहां पर आप खड़े थे, आप क्या थे, यहां पर खड़े थे और यहां से आप पूरब की तरफ जो है 5 मीटर गए। कितना मीटर, 5 मीटर गए। ठीक है, और फिर आप यहां से ही फिर उसी दिशा में आप क्या कर जाते हैं, 7 मीटर और चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था वेक्टर ए और यहां से यहां जो गया आपने 7 मीटर, वो है वेक्टर बी। ठीक है, ये बी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। तो यहां पर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, वो 5 प्लस 7 यानी कि 12 होगा। कितना होगा, 12 मीटर होगा। लेकिन याद रखेंगे भैया, ये कब यूज होगा, जब एक ही दिशा में हो तब, दिशा सेम हो तब। यहां पर हमने बता दिया है कि एक ही दिशा में है तो दोनों सदिशों का योग जो होगा वो a प्लस बी होगा। और यदि सदिश a सदिश b के विपरीत दिशा में हो, यानी कि देखो सदिश a यानी कि यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, दो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक तो चला गया इधर की तरफ और एक चला गया इधर की तरफ, तो विपरीत दिशा कहलाया। विपरीत दिशा में हो तो दोनों सदिशों का योग जो है वो क्या होगा, दोनों सदिशों का जो योग रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो a माइनस बी होगा। a माइनस क्या होगा, b होगा। तो जैसे इधर गया, ये एक व्यक्ति चला गया 5 मीटर, एक व्यक्ति इधर कितना गया 5 मीटर, और ये इधर जो है आ जाता है 4 मीटर। ये कितना आ गया, इधर 4 मीटर आ जाता है। पहले साधारण नियम सीख लीजिए, फिर विशेष नियम भी सीखेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अगर इसको आप a वेक्टर बोलते हैं और इसको वेक्टर b बोलते हैं, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा a माइनस बी मिलेगा, यानी कि सिंपल समझ लो a माइनस बी होगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 5 माइनस 4 यानी कि 1 मीटर। यहाँ पर रिजल्टेंट जो वेक्टर है, परिणामी वेक्टर वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये दो नियम तो आपने सीख लिया। जब एक ही दिशा में जाएगा तो घट जाएगा, जब विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। और सदिशों के योग के दो नियम हैं। ये तो दो नियम आपने सीख लिया साधारण वाला, जब एक दिशा में जाएगा तब, अब फिर विपरीत दिशा में जाएगा तब, ऐसे कर लेंगे। लेकिन जो सदिश राशि होते हैं ना, उसको जोड़ने का दो नियम है। यह किसी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए एक अतिरिक्त आवश्यक शर्त भी है। तो चलिए क्या शर्त है और क्या दो नियम है उसको हम लोग पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, जितना ही आप ज्यादा ध्यान से देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा समझ में आने वाला है। और जिस भैया को अगर क्वालिटी वीडियो को साफ नहीं दिख रहा है तो भैया आप क्या करना कि क्वालिटी को बढ़ा लेना। ठीक है, तो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको पूरा क्लियर और साफ दिखेगा। चलिए हम लोग सदिशों का योग सीख रहे हैं और सदिश के योग में आपको पता होना चाहिए कि दो नियम होता है। नियम एक का नाम है त्रिभुज का नियम। ठीक है, त्रिभुज का नियम इसको बोलते हैं, या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलेंगे इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इस नियम को है ना, इसे सिर पूछ का नियम भी कहते हैं। अब आखिर सिर पूछ का नियम क्यों कहते हैं उसको समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। दो नियम से आप वेक्टर का योग निकाल सकते हैं, यानी कि जो सदिश राशि उसका योग निकाल सकते हैं। एक नियम है त्रिभुज का नियम और दूसरा जो नियम है वो है समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ है ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो आप जानते हैं कि भाई त्रिभुज का नियम कब यूज करेंगे और समांतर चतुर्भुज का नियम जो है वो कब यूज करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि दो नियम है, काम एक ही करना है वेक्टर को जोड़ने के लिए, लेकिन दोनों का तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, कब पहले नियम का कब दूसरे नियम का यूज करेंगे वो सीखिए पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूंछ इस प्रकार रखे हैं कि
उनकी दिशा जो है अपरिवर्तित रहे और हमें दोनों सदिश का एक परिणामी सदिश मिलता है। दिए गए, आप देखिए समझिए, यहां पर आपने नहीं समझा होगा, हम जानते हैं। त्रिभुज का नियम कब यूज करेंगे उसको समझिए, याद रखिएगा। जब दो वेक्टर इस तरह से रखा गया हो, इस तरह से व्यवस्थित हो कि एक का पूंछ जो है दूसरे के सिर पर हो, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका वेक्टर ए। हम छोटा लेते हैं क्योंकि हमें कंसेप्ट और फॉर्मूला भी लिखना है। मान लीजिए कि ये है वेक्टर ए। ये क्या है भैया? ये वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। और वेक्टर बी जो है ना वो ऐसे है, वेक्टर बी है ऐसे। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये है वेक्टर बी। अब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि पहला वेक्टर के सिर पर दूसरा वेक्टर का पूंछ सटा हुआ है। अपने भाषा में समझो। तब आपको अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर परिणामी वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट निकालना होगा, तब जाकर के आप यूज करेंगे इस वाले नियम का, त्रिभुज के नियम का। लेकिन चतुर्भुज के नियम का कब यूज करेंगे? चतुर्भुज के नियम का यूज तब करेंगे जब एक वेक्टर का पूंछ दूसरे वेक्टर के पूंछ से सटा हो। देखो भैया यहाँ पर दोनों का पूंछ सटा है ना, दोनों का पूंछ सटा है, तब हम यूज करेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम का, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को यूज करेंगे। लेकिन अगर एक का सिर और दूसरे का पूंछ सटा हो, तब करेंगे भैया हम इस वाले नियम का। तो चलो पहले त्रिभुज वाले नियम को अच्छा समझते हैं, इसके फॉर्मूला को समझते हैं, सारे चीजों को समझते हैं। एक काम आप लोगों का है, मेरा काम पढ़ाना है और आप लोगों का काम है शेयर करना। जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करेंगे, तब इससे भी ज्यादा मजेदार और कंसेप्चुअल क्लास आपको हम देने का काम करेंगे। देखिए दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि ए क्या है, एक वेक्टर है और बी वेक्टर है। दो राशियों का आपको परिणामी सदिश आर प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? आर। तो अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, पहला काम आपको क्या करना है, पहले वेक्टर के पूंछ को और दूसरे वेक्टर के सिर को, जिसको हम कहते हैं, हाँ सिर ही कहो, को मिला लेना। क्या किया आपने? मिला लिया। मिलाने के बाद आपको एरो खींचना, इस रेखा पर तीर खींचना है और इसका नाम दे दीजिएगा आप सी। क्या नाम देंगे? सी दो, या नहीं तो रिजल्टेंट वेक्टर आर नाम दे दो। यही जो वेक्टर होगा ना, ये रिजल्टेंट होगा, दोनों का परिणामी होगा। और यहाँ पर तीर याद रखेंगे कि हमें तीर कहाँ देना है, यहाँ पर पूंछ वाले पर नहीं देना है, जहां पर उसका सर था वहीं पर हमें क्या करना है, एरो देना है। ठीक है, ये एरो डालने के बाद जो ये वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर आर, यही होगा परिणामी वेक्टर। तो परिणामी वेक्टर में दो चीज है, एक तो दिशा निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, या नहीं तो आपसे मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार, अगर त्रिभुज वाले नियम के अनुसार भैया अगर आप क्या करते हैं, देखो हाँ एक चीज भी याद रखेंगे कि ये दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लो कि भैया थीटा कोण पर झुका हुआ था। कितना कोण पर? थीटा कोण पर क्या था? झुका हुआ था। और जब आपने रिजल्टेंट वेक्टर खींचा तो ए और रिजल्टेंट वेक्टर आर के बीच मान लीजिएगा कि अल्फा कोण बना। कितना कोण बना? अल्फा कोण बना। ठीक है, तब अगर आपसे जो वेक्टर आर है ना, इसका अगर मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, अगर वेक्टर आर का परिमाण यानी कि परिमाण हिंदी में लिख देते हैं कि क्या दिक्कत है, परिमाण पूछा जाए, किसका परिमाण? आर का। ठीक है, आर का अगर परिमाण पूछा जाए, आर का अगर परिमाण पूछा जाए, वेक्टर आर का परिमाण, तो आप इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला आप यूज करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर और माइनस, ठीक है नहीं, आप परिणाम ही होगा, आर ही होगा, ए स्क्वायर प्लस होगा, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा। कौन सा थीटा? cos थीटा। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रहेगा, बोलो यस, सभी याद रहेगा। इस फार्मूला का यूज करके आप जो परिमाणी वेक्टर आर है, इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस 2ab इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इससे अगर डायरेक्शन पूछ लिया जाए, बोलेगा कि भैया बताओ जो
आपका रिजल्टेंट वेक्टर r है, इसका डायरेक्शन क्या है, यानी कि इसका दिशा क्या है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, बताएंगे इसका दिशा यानी कि इसका डायरेक्शन आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर दिशा यानी कि डायरेक्शन निकालने का, दिशा यानी कि डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला आपको बता देंगे अभी, तब आप जा करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम दिशा यानी कि डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्शन इसका होता है टेन अल्फा। क्या होता है, टेन अल्फा। ये अल्फा है ना भाई, ये वाला अल्फा है। टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा। क्या बोलेंगे, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और बट्टे में आप लिखेंगे ए माइनस बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये क्या कहलाएगा, ये इस फॉर्मूला का यूज करके आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि दिशा निकाल सकते हैं। अभी हम आपको केवल फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा और इस चीजों को और ज्यादा अच्छा तरीका से आप समझ पाएंगे। तो पहले फॉर्मूला निकाल सीखते जाइए, फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तीनों सदिशों क्रमशः एबीसी, तो इसमें एबीसी हमने लिए हैं, आर ले लिए, हम सी भी ले सकते थे, ए बी बीसी और एसी है। तीन सदिश राशि हो गए, एक ए हुआ, एक बी हुआ और एक हमने आर ले लिया। कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के नियम से आप किसी भी दो वेक्टर का परिणामी वेक्टर का जो परिमाण है वो और दिशा यानी कि डायरेक्शन है वो इस दोनों फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आ जाओ भैया, हम सीखते हैं समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसको, यानी कि पैरेललोग्राम के नियम को सीखते हैं। ये कब यूज करेंगे, तो इसमें दो सदिशों ए तथा बी को, है ना, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की तरह प्रयुक्त करते हैं। आपने अगर आपके पास ये अगर वेक्टर ए है, ये जो है ना यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये अगर वेक्टर ए है और फिर अगर वेक्टर ये बी है और दोनों का पूंछ सटा हुआ है, देखो भाई इधर भी तीर दिख रहा है, तीर, और इधर भी तीर दिख रहा है, तो दोनों का पूंछ सटा हुआ है, तो इसको ट्रायंगल लॉ से नहीं ज्ञात करेंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होगा वो पैरेललोग्राम लॉ यानी कि समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालेंगे। तो सर इसका मान निकालने के लिए करना क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आप ए के समांतर, किसके समांतर, ए के समांतर यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, फिर जो वेक्टर बी है ना इसके समांतर ये रेखा खींचेंगे और दोनों के जो डायगोनल है, जो आपके विकर्ण है, इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। विकर्ण को क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब यही जो ये वाला जो विकर्ण है वही कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर कहलाएगा। और यहाँ थीटा दो सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण है, थीटा दिख रहा है ना यहाँ पे, थीटा यहाँ से पूरा 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 जो दिख रहा है ये थीटा है। और जो अल्फा है ना, अल्फा जो है रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का कोण है। और इस स्थिति में अगर जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए कौन चीज, आपको बोलेगा कि भाई क्या करो तुम, इसका निकाल करके दिखाओ मुझे मैग्नीट्यूड। जो आर वेक्टर है ना, वेक्टर आर है ना, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड यानी कि जो परिमाण है उसको या तो आप सीधा आर लिख सकते हैं या नहीं तो इसका मोड भी लिख सकते हैं, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए यानी कि परिमाण निकालने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। इसके परिमाण में और इसके परिमाण में क्या अंतर है, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस है, बस इतना का ही क्या है, अंतर है। तथा यदि परिमाण सदिश राशि आर सदिश के ए के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो आप परिमाणी वेक्टर अगर अल्फा कोण बना रहा है सदिश ए के साथ, तब अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए, दिशा पूछा जाए, तो दिशा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, देख सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फार्मूला याद रखेंगे। इसमें अंतर क्या है, कोई ज्यादा का अंतर नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस है, बस इतना का ही अंतर है। तो ये दो फार्मूला याद रखेंगे आप लोग। तो दो फार्मूला, अभी फार्मूला देख रहे हैं, फिर जस्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में और ज्यादा आपको समझ में आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा भी आएगा। तो चलिए अब आगे की चीजों को क्या करते हैं समझते हैं। आपने जोड़ने का दो नियम सीखा, अब इस चीजों को कुछ हल्का एक सारणी के रूप में हमने दे दिया है। अगर सारणी में थीटा और रिजल्टेंट वेक्टर की
निर्भरता कुछ विशेष परिस्थितियों में दिखाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसकी विशेषता क्या है, इसको हम लोग शून्य वेक्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं, शून्य वेक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर या 0 वेक्टर, ठीक है। और अगर थीटा 180 डिग्री हो तो a माइनस बी होगा। देखो भैया हम अभी आपको बताए हैं कि नहीं, अगर थीटा 0 डिग्री हो मतलब इधर जा रहे हैं और फिर इधर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि a माइनस बी किया गया था यूज की नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ जाइए, देख लीजिए अब क्या तीसरा कंडीशन है, अगर थीटा 0 हो तो रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी होगा और ये महत्तम होगा, मतलब इसकी जो विशेषता है वो इसका मान सबसे अधिक होगा। इसका मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। आगे चलिए और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को और समझते हैं। यहाँ पर सदिश का वियोजन समझते हैं कि भाई आखिर सदिश का वियोजन क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने y अक्ष लिया है जिसको 0y बोल सकते हैं, और जिस एक x अक्ष लिया है। तो यदि x y तल में एक सदिश a इस तरह है कि x अक्ष के धनात्मक दिशा में, x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ इसका कोण थीटा हो तो सदिश का वियोजन चित्रानुसार करते हैं। अगर देख लो भैया x अक्ष है ये और ये है रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका x अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, थीटा। तो हम लोग इस तरह से वियोजन करेंगे। कैसे वियोजन करेंगे, अगर हमें यहाँ पर OA डैश निकालना हो, ये देख सकते हैं ये है OA डैश, तो OA डैश क्या होगा, A cos थीटा होगा। अगर OB डैश, OA डबल डैश निकालना हो, O देखिए और ये A डबल डैश है, ठीक है, तो A sin थीटा होगा। ये क्या होगा, A sin थीटा होगा। तथा इसी प्रकार A cos थीटा तथा A sin थीटा सदिश A के क्रमशः OX दिख रहा है आपको, कहाँ पे OX है, यहाँ पे नहीं दिखा आपको, OX है ना, की दिशा तथा OY की दिशा में घटक है। ये आप याद रखेंगे, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट नहीं है, इसलिए हम इस पर ज्यादा कोई फोकस भी नहीं कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको 1 सेकंड के अंदर रिवाइज कीजिए। देख सकते हैं पहला हम लोग जाने कि भौतिक राशियों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक का नाम सदिश बोलते हैं यानी कि वेक्टर बोलते हैं, और एक का नाम अदिश यानी कि स्केलर बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि सदिश होने के लिए आवश्यक है कि इसके दिशा परिणाम के साथ साथ भौतिक राशियां सदिश के योग का त्रिभुज या समांतर त्रिभुज के नियम का भी पालन करे। कोई भी राशि सदिश राशि होगी, इसके लिए 2 कंडीशन होना आवश्यक है, उसके साथ दिशा और परिणाम भी होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो है राशियां जो है आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ ये भौतिक राशियां सदिशों के योग का त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसका भी पालन करना चाहिए। 2 नियम है ना, दोनों नियम का पालन वो करेगा। दोनों में से किसी का, तभी तो उसको सदिश बोलेंगे, दोनों में से किसी का पालन नहीं करेगा तो उसको सदिश नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक दूसरा पॉलीगॉन का नियम भी पढ़ते हैं, लेकिन इतना हाई फाई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने उसको नहीं बताया है। 2 सदिशों जिसके बीच का कोण थीटा हो के परिणामी का मापन उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। याद रखेंगे, किसी 2 वेक्टर का जो परिमाणी वेक्टर होता है यानी कि उसका मापन जो करते हैं, परिणामी वेक्टर का जो मापन होता है, मेजरमेंट होता है, वो उसके कोण पर निर्भर करता है। परिणामी का मापन आप देख सकते हैं कि अभी r बराबर ये फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस फॉर्मूला से यूज निकालते हैं। तीसरा देखेंगे कि अदिशों का जोड़ या घटाव बीजगणितीय नियमों से किए जाते हैं, लेकिन सदिशों के नहीं। बीजगणित के नियम से आप अदिश का निकाल सकते हैं जोड़ घटाव, लेकिन सदिश का नहीं। सदिश का तो एक ज्यामितीय नियमों से निकाला जाता है। और आज के जो आगे हम देखेंगे विद्युत धारा में, या ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन इसलिए हमने इसको शामिल किया है। विद्युत धारा में याद रखेंगे कि दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, परंतु यह सदिश नहीं है। विद्युत धारा जो होता है ना, वो आप याद रखेंगे, विद्युत धारा जो है उसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, इसके बावजूद भी वह सदिश नहीं है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इतना चीज आप याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे सो बताइए, ठीक है। इस तरह से कंसेप्ट और फॉर्मूला का जो सिलसिला है वो खत्म होता है, और कल के क्लास में इस चैप्टर से संबंधित हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, और खास करके वो क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से।
तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया भैया तो जरूर लाइक कर दो। लाइक करने में पैसा तो लगता नहीं है, शेयर कर देंगे अपने अधिक से अधिक दोस्तों, मित्र, यार, भाई बहन के पास शेयर करेंगे। चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और LGR स्टडी ऐप अगर बेहतर तैयारी के लिए आप लोग भैया डाउनलोड नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के काम से संबंधित ऐप का लिंक दे दिया गया है। उस ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF, आपको 10 प्रैक्टिस सेट, 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर के साथ जो है आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम जितने भी अगर साथी ज्वाइन नहीं किया है भैया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम जरूर आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।